JP Nadda, the BJP president, speaking this morning. Let's quickly listen in. आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसके लिए आतुर हैं। हर एक जगह मैंने देखा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एनडीए 400 पार कर रही है। तो 400 पार का नारा बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, ऐसा कई लोगों ने कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है कि 400 पार लाके संविधान बदलना चाहते हैं। कुछ ने कहा रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश है। तो इन सारी चीज़ों को बीजेपी ने काउंटर किया, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं 400 पार का लक्ष्य जो बात हुई उसका एक परसेप्शन जो बिल्टअप किया उसका नुकसान थोड़ा बहुत आपको हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसे प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति करते रहें। सर, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें लोगों ने अपने जो भी उनका घोषणा पत्र था उसके इतर जाके बाकी मुद्दों पे अपने चुनाव प्रचार किए। भाजपा की ओर से भी कई मुद्दे रहे, विपक्ष ने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए जो कि उनकी घोषणा पत्र में भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे रहे जो जनता के दिमाग में घर कर गए और जनता ने उनको ध्यान में रखा? जनता ने एक ही बात ध्यान में रखी, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश संबल हाथों में है, मजबूत हाथों में है। देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चला रहा है और भारत को सक्षम बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इसी के लिए वोट पड़ा है। और कुछ विषय कांग्रेस ने भ्रम डालने का प्रयास किया, जैसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटीज़ को हम स्पेशल प्रेफरेंस देंगे। माइनॉरिटीज़ का मतलब उनके लिए मुस्लिम है, मतलब तुष्टीकरण है, मतलब सेकुलरिज्म से भटकाने की बात है। असल सेकुलर तो मोदी जी हैं जिन्होंने सारी योजनाएं दी और कभी नहीं कहा कि किसी धर्म को दिया और किसी धर्म को नहीं दिया, सबको दिया, सबको एक साथ पिरो करके लाए। लेकिन ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये तुष्टीकरण, ये डिवाइड एंड रूल की बुनियाद रखी। ऐसी बातों को जब रखी तो भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी के तरीके से इन बातों को काउंटर करती है और हम काउंटर करने में सफल रहे हैं। सर, भाजपा बहुत शुरुआती दौर से करीब 2-3 दशक से लगातार ये बात कहती आई है कि हम 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनवाने की बात थी। ये पहली बार इसी चुनाव में आप गए हैं जब आपने वो अपना वादा और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है। तो जनता ने कितना सपोर्ट किया इन मुद्दों, खासकर 370 को हटाने को और राम मंदिर बनाने को? पूरे देश ने। हालांकि राम मंदिर हमारे लिए आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे लिए वोट का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है। धारा 370 हमारे लिए देश का विषय है और वो कोई वोट की दृष्टि से नहीं, लेकिन सारा देश के साथ खड़ा रहा है और सबको समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। सर, देश में भाजपा के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, पारंपरिक प्रदेश, जहां भाजपा ने हमेशा ही अच्छी बढ़त रखी, अच्छी सीटें पाई हैं। 2014-2019 में तो कई स्टेट्स में स्वीप भी किया है, बीजेपी ने, विपक्ष जीरो रहा है। इस बार कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो लगता है भाजपा के पक्ष में जाएंगे नए सिरे से और देश को चौंकाएंगे, लोगों को चौंकाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीती रही है वहां हम मेंटेन करेंगे, वहाँ हम रिटेन करेंगे, वहाँ हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, महाराष्ट्र एक बहुत क्रूशल स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, जहां 48 सीटें आती। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आपके पास 41-42 सांसद थे। इस बार समीकरण बदले हुए हैं, महाराष्ट्र को लेकर के क्या असेसमेंट है? हम फिर से जीत करके आएंगे, अच्छे से जीत करके आएंगे, पुरानी टैली को मेंटेन करेंगे।
सर बंगाल में कई चीज़ों की चर्चा हुई क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही हैं, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 सालों में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहाँ के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए हैं और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं। सर इंडिया अलायंस ने बहुत एकजुट रहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की हम एकजुट हैं। कई जगह के खिलाफ चुनाव भी लड़े, पंजाब में और बाकी जगहों पे। आज उनका दावा है कि 270 के पार वो आराम से जाएंगे, सरकार उनकी आराम से बनेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एग्जिट पोल्स में हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कांग्रेस ने साफ किया है। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर। आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं। तो वो ठीक है, उनको आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही पर चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। सर जो एकजुटता का दावा किया जाता है इंडिया अलायंस के, तो पिछले 1 साल से आपका उनको लेके क्या अवलोकन रहा और क्या महसूस करते हैं? जिस तरीके से वो बयानबाजी भी करते रहे, साथ में भी रहे, चुनाव भी साथ में लड़ रहे हैं, कई सीटों पे अलग अलग भी जा रहे हैं, तो आपका सर्वेक्षण, आपका खुद का अनुभव क्या है उनके 1 साल की एकजुटता? ऐसा है, देखिए उनके बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी, फलाने नहीं आएंगे, धमकाने नहीं आएंगे। तो ये अनसाइंटिफिक अलायंस है, ये अवसरवादी का अलायंस है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं होता और ये टेम्पररी होता है। ये तो एक जमावड़ा है भ्रष्टाचारियों का, ये जमावड़ा है परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वालों का। ये इसी तरीके से समाप्त होगा। सर जैसे कि आप मानते हैं कि अगली सरकार फिर मोदी जी बनाएंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो आप पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार की प्राथमिकताएं आने वाले 5 सालों के लिए क्या होनी चाहिए या क्या हो सकती हैं? ऐसा है, ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और ये प्राइम मिनिस्टर का ही प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन उन्होंने बहुत सी बातें विजन डॉक्यूमेंट में रखा है, अपने संकल्प पत्र में रखा है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ट्रेलर अब तक देखा है लोगों ने, पिक्चर बाकी है ऐसा मोदी जी ने कहा है, तो आने वाले 5 साल अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या सही में पूरी पिक्चर होगी? निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ वो प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी पिक्चर दिखाएंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.